गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में फोटो रेस्पिरेशन तक का स्टडी कर लिया था। फोटो रेस्पिरेशन साइकिल यानी कि C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट पाथवे का हमने स्टडी किया था। तो बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आज का जो अपना लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि हाउ डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। अलग अलग फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं और इंटरनल फैक्टर होते हैं। ये एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स जो हैं ये फोटोसिंथेसिस की रेट को कैसे इफेक्ट करेंगे, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है, जब फैक्टर्स की बात करते हैं तो देखिए यहां बात करेंगे हम फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए फैक्टर्स की बात करते हैं। तो इसमें जो आता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो हम बात करते हैं, देखो फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पढ़ेंगे अबाउट कार्डिनल पॉइंट्स। फैक्टर्स में सबसे पहले हम देखेंगे कार्डिनल पॉइंट। अब बच्चों ध्यान रहे कि फोटोसिंथेसिस के लिए जितने भी फैक्टर होते हैं, हर एक फैक्टर जो होता है उसका तीन कार्डिनल पॉइंट होते हैं। ईच फैक्टर हैज 3 कार्डिनल पॉइंट्स। ईच फैक्टर हैज 3 कार्डिनल पॉइंट्स। सारे फैक्टर के कितने कार्डिनल पॉइंट होते हैं? 3 कार्डिनल पॉइंट होते हैं। कौन कौन से हैं? देखो, फर्स्ट वन इज मिनिमम, सेकंड ऑप्टिमम एंड थर्ड मैक्सिमम। मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम, ये 3 कार्डिनल पॉइंट्स के बारे में हम यहां बच्चों बात करते हैं। तो देखो यहां पर ग्राफ की हेल्प से इसको हम देखेंगे तो ये जैसे वो आपका वाई एक्सिस और ये हुआ एक्स एक्सिस, और अब इसमें जो ग्राफ आता है वो ये आता है। तो देखो वाई एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। और एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है फैक्टर को। एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है? फैक्टर को। और ये जो पॉइंट होगा ना बच्चों, ये कार्डिनल पॉइंट है मिनिमम। अब देखो यहां पर प्रोसेस का रेट क्या है? मैक्सिमम। तो ये पॉइंट जो है वो कौन सा होगा? ऑप्टिमम, या इसको ले लो आप ऑप्टिमम। ऑप्टिमम यहां होगा जहां प्रोसेस का रेट क्या है? मैक्सिमम है। और ये पॉइंट आएगा मैक्सिमम। ये मैक्सिमम 3 कार्डिनल पॉइंट आएंगे, मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम। अब इन तीनों को हमें समझना है कि एक्चुअल में क्या होगा। मिनिमम कार्डिनल पॉइंट क्या कह रहा है, मैक्सिमम कार्डिनल पॉइंट क्या कह रहा है और ऑप्टिमम क्या कह रहा है। तो मिनिमम के अकॉर्डिंग तो देखो क्या होता है, पहले हम देखते किसका? मिनिमम का। वैल्यू ऑफ फैक्टर फ्रॉम विच या फ्रॉम वेयर द प्रोसेस विल स्टार्ट। किसी भी फैक्टर का वो वैल्यू
जहां से वो प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट होता है। हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो बच्चों मिनिमम वैल्यू वो होता है कि किसी प्रोसेस, किसी भी फैक्टर का कम से कम वो अमाउंट या वो उसकी वैल्यू जहां से वो प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट होता है, वो क्या होता है, मिनिमम। उसके बाद आता है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम में देखते हैं, यहां आता है वैल्यू ऑफ फैक्टर एट विच द रेट ऑफ प्रोसेस बिकम मैक्सिमम। प्रोसेस का रेट जो है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम। मिनिमम क्या होगा, किसी भी फैक्टर का वो वैल्यू जहां से प्रोसेस क्या होगा, स्टार्ट, और एक फैक्टर का वो वैल्यू जहां पर प्रोसेस का रेट क्या हो, मैक्सिमम। तो देखो बच्चों, फैक्टर का वो वैल्यू जहां पर प्रोसेस का रेट क्या है, मैक्सिमम है। यहां से तो ये क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और इस पॉइंट पर फैक्टर की इस वैल्यू पर प्रोसेस का रेट क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है बच्चों। और तीसरा आता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम में आएगा वैल्यू ऑफ फैक्टर अप टू विच प्रोसेस कैन अकर। जहां तक वो प्रोसेस हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू उस फैक्टर का क्या होगा। देखो बच्चों, तीन कार्डिनल पॉइंट हैं, मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम। किसी भी फैक्टर का वो वैल्यू जहां से जो प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए जरूरी है, वो मिनिमम वैल्यू है, और फैक्टर की जिस वैल्यू पर प्रोसेस का रेट मैक्सिमम है वो ऑप्टिमम है, और फैक्टर की जिस वैल्यू तक प्रोसेस होगा वो क्या है, मैक्सिमम है। जैसे देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर अपन यहां लें, तो जैसे अपन ने लिया टेम्परेचर, अपन ने यहां क्या ले लिया, टेम्परेचर। जैसे इनिशियली एक तो टेम्परेचर यहां पर फैक्टर है ना, तो टेम्परेचर के लिए एक तो मिनिमम पॉइंट आ गया, एक ऑप्टिमम पॉइंट आ गया, और एक मैक्सिमम पॉइंट आ गया। तीन पॉइंट आ गए, मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम। तो जैसे मिनिमम कितना टेम्परेचर चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस। किस लिए, फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट होने के लिए। अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है तो मान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो अपन ने एक एग्जांपल लिया है, तो मतलब 10 डिग्री सेल्सियस क्या है, किसी भी फैक्टर का मिनिमम वैल्यू है। कौन से फैक्टर का, टेम्परेचर का, जहां से प्रोसेस क्या होगा, स्टार्ट होगा, जहां से प्रोसेस क्या होगा, स्टार्ट। ऑप्टिमम वैल्यू जैसे मैं ले लूं 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का वो वैल्यू है जिस पर प्रोसेस का रेट क्या होगा, मैक्सिमम। प्रोसेस का रेट मैक्सिमम होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ऑप्टिमम। तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा टेम्परेचर हो गया, ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया। और फोटोसिंथेसिस कहां तक हो सकता है, वो हो गया 45 डिग्री सेल्सियस। फोटोसिंथेसिस कहां तक हो सकता है, वो कितना हो गया, 45 डिग्री सेल्सियस। तो मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम। मिनिमम तो कि जहां से प्रोसेस क्या हो रहा है, स्टार्ट। ऑप्टिमम जिस फैक्टर की जिस वैल्यू पर प्रोसेस का रेट क्या है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम क्या होगा कि जहां तक जो प्रोसेस है वो क्या होगा, चलेगा। ये होता है बच्चों आपके कार्डिनल पॉइंट। तो तीन कार्डिनल पॉइंट, देखो यहां से ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है ना, तो कम से कम इतना तो चाहिए। इस पर प्रोसेस का रेट मैक्सिमम है तो ये ऑप्टिमम हो गया, और यहां तक होगा, इसके बाद नहीं होगा, नेगेटिव चला जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम पॉइंट तक होगा। टेम्परेचर की एग्जांपल के थ्रू अपन ने ये देखा।
ये देखो, अब इसके बाद कार्डिनल पॉइंट जो हैं, इन कार्डिनल पॉइंट के बाद नेक्स्ट अपना पॉइंट आएगा, कार्डिनल पॉइंट्स के बाद पढ़ते हैं लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम फैक्टर। लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम फैक्टर। मिनिमम फैक्टर का जो लॉ है वो किसने दिया? लिबिग ने दिया। और देखो ये लॉ जो है वो क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लिबिग्स लॉ, व्हेन a process is controlled by more than one factor, when a process is controlled by more than one factor, then rate of process will be controlled by the factor which is present in minimum amount। जो सबसे कम अमाउंट में होगा वो प्रोसेस की रेट को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। देखो क्या होता है कि जब एक प्रोसेस एक से ज्यादा फैक्टर से कंट्रोल होता है, किसी भी प्रोसेस को जब एक से ज्यादा फैक्टर कंट्रोल करते हैं तो वो फैक्टर जो सबसे कम अमाउंट में होगा वो प्रोसेस की रेट को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ये क्या है? लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम फैक्टर। लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम फैक्टर क्या कहता है? व्हेन ए प्रोसेस इज मैनेज्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय और अफेक्टेड बाय more than one factor, then the factor which is present in minimum amount will control the rate of process। कोई प्रोसेस जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होता है, तो उनमें वो फैक्टर जो सबसे कम अमाउंट में होगा ना, वो प्रोसेस की रेट को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। फिर देखो, when we increase the amount of minimum factor, when we increase the amount of minimum factor, then the rate of process will also increase। प्रोसेस का रेट भी क्या होगा? रेट ऑफ प्रोसेस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी कि जैसे जो फैक्टर सबसे कम है उस फैक्टर की वैल्यू को बढ़ाओ तो प्रोसेस का रेट भी क्या होगा? बढ़ेगा। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो बहुत सारे फैक्टर से कंट्रोल होता है, जैसे टेम्परेचर, CO2, लाइट। अपन एक बार तीन ही ले लेते हैं।
एक से ज़्यादा तो हो गई। तो जैसे मैंने कहा कि ये तीनों फैक्टर जो हैं वो फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट करेंगे। ये तीनों ही फैक्टर फोटोसिंथेसिस की रेट को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। अब जैसे मान लो कि इनमें CO2 का अमाउंट जितना चाहिए उतना है, लाइट भी जितनी चाहिए उतनी लाइट है, पर टेम्परेचर कम है। क्या कम है? टेम्परेचर कम है। तो प्रोसेस की रेट को कौन कंट्रोल करेगा? टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। क्योंकि जैसे मान लो मैं 3 ही बता रहा हूं ना फैक्टर, तो इन तीनों में से जो कम होगा तो कम कौन सा है? टेम्परेचर। तो प्रोसेस की रेट को कौन कंट्रोल करेगा? टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। प्रोसेस की रेट को कौन कंट्रोल करेगा? टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो प्रोसेस का रेट भी बढ़ेगा। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो प्रोसेस का रेट भी बढ़ेगा। ये लिखा ना बच्चों, देखो जब एक प्रोसेस एक से ज्यादा फैक्टर से कंट्रोल हो रहा है तो वो फैक्टर जो सबसे कम अमाउंट में होगा, इन तीनों में तो सबसे कम यही है, तो प्रोसेस के रेट को ये कंट्रोल करेगा। और अगर इसके अमाउंट को बढ़ाओगे तो प्रोसेस का रेट भी बढ़ेगा। ये है बच्चों लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम फैक्टर। लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम फैक्टर। अब देखो, अब बात ये आती है कि चलो जो फैक्टर सबसे कम अमाउंट में है उसको हम बढ़ा रहे हैं तो प्रोसेस का रेट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्रोसेस का रेट जो है वो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे? अगर ऐसे में प्रोसेस का रेट भी बढ़ रहा है तो क्या उस फैक्टर को लगातार बढ़ाने से प्रोसेस का रेट बढ़ता ही रहेगा? भी जैसे अपन क्या कर रहे हैं, मिनिमम फैक्टर का अमाउंट जब बढ़ा रहे हैं तो प्रोसेस का रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो क्या हम प्रोसेस मिनिमम फैक्टर का वैल्यू बढ़ाते रहें और प्रोसेस का रेट लगातार बढ़ता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मिनिमम फैक्टर की वैल्यू को बढ़ाने से एक स्टेज तक प्रोसेस का रेट जो है वो क्या करेगा? बढ़ेगा। उस स्टेज के बाद प्रोसेस का रेट नहीं बढ़ेगा क्योंकि दूसरा कोई फैक्टर जो है वो उसको कंट्रोल करने लग जाता है। एक ही फैक्टर तो नहीं होता ना, दूसरा फैक्टर भी फिर उस प्रोसेस की रेट को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो इसके बाद देखो लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम फैक्टर जो है, इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये ब्लैकमैन का जो लॉ है बच्चों, ये है क्या? It is modified form of Liebig's law. Modified form of Liebig's law. ये लिबिग के लॉ का क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ते हैं, ब्लैकमैन साइंटिस्ट का नाम है बच्चों ना। अकॉर्डिंग टू, इसका मीनिंग मत निकालना, अकॉर्डिंग टू ब्लैकमैन, एफ ब्लैकमैन नाम था इसका। व्हेन वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ, व्हेन वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मिनिमम फैक्टर, then the rate of process will increase only up to a stage. After this stage other factor become
लिमिटिंग। दूसरा कोई फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगा। क्या बोला था मैंने कि मिनिमम वैल्यू जिस फैक्टर का है उस फैक्टर की वैल्यू अगर आप बढ़ाते हो तो प्रोसेस का रेट बढ़ेगा, लेकिन एक स्टेज तक। उसके बाद दूसरा कोई फैक्टर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग। ऐसा नहीं हो सकता ना बच्चों, भाई टेम्परेचर है, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, तो क्या मैं टेम्परेचर को बढ़ाता रहूं तो प्रोसेस का रेट बढ़ता ही रहेगा? नहीं ना, 45 डिग्री तक ही बढ़ेगा। उसके बाद तो प्रोसेस का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि दूसरा कोई फैक्टर फिर प्रोसेस की रेट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग कौन सा होगा, लिमिटिंग फैक्टर मींस जो प्रोसेस की रेट को लिमिट में रख रहा है। लिमिटिंग फैक्टर किसे कहेंगे, जो प्रोसेस की रेट को किसमें रख रहा है, लिमिट में रख रहा है। तो इसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू ब्लैकमैन, when we increase the value of minimum factor, rate of process will increase only up to a stage. After this stage, other factor become limiting. दूसरे फैक्टर क्या हो जाएंगे, लिमिटिंग हो जाएंगे। जैसे देखो, ये है यहां पर प्रोसेस फोटो सिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस है ये, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। इसको कंट्रोल कर रहा है टेम्परेचर, CO2, लाइट, और ले लो ये को ले लो, ऑक्सीजन। ये 4 फैक्टर हैं जो प्रोसेस की रेट को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अब जैसे अपन ने माना शुरुआत में लाइट CO2 जितना चाहिए उतना CO2 है, लाइट जितना चाहिए उतना लाइट है, ऑक्सीजन जितना चाहिए ऑक्सीजन है, टेम्परेचर जितना चाहिए उतना टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर कम है। मान लो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो अपन ने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया 30 कर दिया, तो प्रोसेस का रेट क्या होगा, बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना। ये तो लिबिग स्लोप मिनिमम फैक्टर है ही, ये तो क्या है, लिबिग स्लोप मिनिमम फैक्टर है ही, कि मिनिमम फैक्टर की वैल्यू को बढ़ाओगे तो प्रोसेस का रेट बढ़ेगा। अब टेम्परेचर कर दिया अपन ने 35 डिग्री सेल्सियस, तो भी प्रोसेस का रेट बढ़ा। इसके बाद जैसे मान लो CO2 क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर। अब ये देखा जाएगा कि टेम्परेचर का तो वो हमने मैक्सिमम अमाउंट पे ले आए, टेम्परेचर को तो हम कहाँ ले आए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे ले आए, इससे ज्यादा वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो अब जब टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो टेम्परेचर तो कम नहीं है, तो अब इन चारों में से जो सबसे कम होगा वो प्रोसेस की रेट को क्या करेगा, कंट्रोल, और वही कौन सा फैक्टर होगा, लिमिटिंग फैक्टर होगा। पहले लिमिटिंग कौन था, टेम्परेचर। टेम्परेचर कम था, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद हम देखेंगे, किसके बाद देखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद हम देखेंगे कि अब प्रोसेस की रेट को कंट्रोल कौन कर रहा है। तब हम ये देखेंगे कि अब इनमें से जो भी सबसे कम होगा, जैसे हमने मान लिया CO2, तो लिमिटिंग कौन हो गया, अब CO2। तो अब प्रोसेस की रेट किसकी लिमिट में है, कौन लिमिट में रख रहा है, CO2 लिमिट में रख रहा है। तो बच्चों लिबिग स्लो का ये मॉडिफाइड फॉर्म है जो ये कहता है कि भैया मिनिमम फैक्टर की वैल्यू को बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार तो प्रोसेस का रेट बढ़ेगा, एक स्टेज तक बढ़ेगा, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि दूसरा कोई फैक्टर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगा। जैसे आपके सामने हमने टेम्परेचर को तो बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ने से प्रोसेस का रेट तो बढ़ा, लेकिन अब दूसरा इनमें से चारों में से जो सबसे कम होगा, चारों की वैल्यू देखी जाएगी, तो CO2 जो है वो कम मिलता है, एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन कम है जितनी प्लांट को चाहिए, उससे हम आगे देखेंगे। तो CO2 क्या हो जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगा। ये है बच्चों ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। पहले हमने देखा कार्डिनल पॉइंट, कार्डिनल पॉइंट के बाद हमने देखा लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम फैक्टर, उसके बाद हम देखा लिमिटिंग फैक्टर ऑफ ब्लैकमैन, ब्लैकमैन का लिमिटिंग फैक्टर। याद रखना बच्चों ये। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं अबाउट कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट
the value of a factor, the value of a factor at which rate of photosynthesis and rate of respiration become इक्वल, वो पॉइंट होता है कंपनसेशन पॉइंट। कौन सा? किसी भी फैक्टर का वैल्यू, कोई फैक्टर हो सकता है जिस पर फोटोसिंथेसिस का, किसका रेट? फोटोसिंथेसिस का और रेस्पिरेशन का रेट जो है वो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ऐसे पॉइंट को बच्चों हम क्या कहेंगे? कंपनसेशन पॉइंट। ऐसे पॉइंट को आप क्या कहोगे? कंपनसेशन पॉइंट। जैसे देखो, जैसे हमने लिया फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इधर रेस्पिरेशन, तो देखो फोटोसिंथेसिस से क्या रिलीज होती है? O2, जिसको कौन यूज कर लेता है? प्लांट। रेस्पिरेशन से क्या रिलीज होती है? CO2, उसको भी कौन यूज कर लेता है? प्लांट। तो देखो बच्चों, एक्चुअल में कंपनसेशन पॉइंट जो है उस पे क्या होता है? प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट फोटोसिंथेसिस, उसमें वो क्या रिलीज करता है? CO2। वो CO2 जो है, ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को प्लांट खुद ही रेस्पिरेशन में क्या कर लेता है? यूज, बाहर रिलीज नहीं करता। रेस्पिरेशन में उसी को क्या कर लिया? यूज। रेस्पिरेशन में यूज होगी ग्लूकोज प्लस O2, तभी तो ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का। और रेस्पिरेशन में क्या रिलीज होगी? CO2। उसको प्लांट यूज किसमें कर लेगा? फोटोसिंथेसिस में। तो प्लांट अपने ही द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन को यूज कर रहा है और अपने ही द्वारा बनाई गई CO2 को यूज कर रहा है, बाहर कुछ भी रिलीज नहीं कर रहा। ये पॉइंट जो होता है वो कौन सा पॉइंट होता है बच्चों? कंपनसेशन पॉइंट होता है, जिस पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का रेट क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। फोटोसिंथेसिस और किसका रेट बराबर हो जाता है? रेस्पिरेशन का रेट बराबर हो जाता है। अब देखो कंपनसेशन पॉइंट पर क्या होता है? एट कंपनसेशन पॉइंट, कंपनसेशन पॉइंट पे क्या होता है? एनपीपी का वैल्यू हो जाएगा 0। एनपीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एनपीपी क्या होता है? GPP माइनस R इक्वल टू NPP। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है, यानी कि प्लांट जो टोटल प्रोडक्शन करता है उसमें से माइनस कर दो जो वो खुद रेस्पिरेशन में यूज करता है, तो अपने लिए जो बचता है वो क्या होती है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट फोटोसिंथेसिस से जो टोटल प्रोडक्शन करता है वो होता है GPP। जो टोटल प्रोडक्शन करता है वो क्या होता है? GPP। और उसमें से वो किस में यूज करता है? रेस्पिरेशन में। तो फिर जो बचता है वो क्या बचता है? NPP, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। किस पॉइंट पर? कंपनसेशन पॉइंट पर। दूसरा, ग्रोथ विल स्टॉप, प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी और नो गैसियस एक्सचेंज, कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। एनपीपी 0 हो गया, ग्रोथ रुक गई और गैसियस एक्सचेंज भी नहीं हुआ।
किस पॉइंट पर? कंपनसेशन पॉइंट पर। तो एनपीवी 0, ग्रोथ रुक गई और गैसेस एक्सचेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन छोड़ रहा है वो तो प्लांट खुद ही रेस्पिरेशन में यूज कर रहा है, और रेस्पिरेशन में जो CO2 छोड़ रहा है वो खुद प्लांट किस में यूज कर रहा है? फोटोसिंथेसिस में यूज कर रहा है। तो बच्चों याद रखिएगा कि कंपनसेशन पॉइंट जो होता है, इस कंपनसेशन पॉइंट पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का रेट क्या हो जाएगा? बराबर। और इस पर एनपीपी 0 हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी और गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। इसके बाद देखो यहां क्या होता है, जैसे एग्जांपल लें, कंपनसेशन पॉइंट का एग्जांपल लें, तो पहला एग्जांपल आता है ट्विलाइट। ट्विलाइट में जैसे डस्क और डान, डस्क और डान मतलब एट द टाइम ऑफ सनराइज और एट द टाइम ऑफ सनसेट। जो लाइट होती है वो कौन सी लाइट होती है? ट्विलाइट। सनराइज के समय और सनसेट के समय कौन सी लाइट होती है? ट्विलाइट। उस ट्विलाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट किसके बराबर होता है? रेस्पिरेशन के बराबर होता है। ट्विलाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट, यानी कि डस्क और डान में, सनसेट और सनराइज में फोटोसिंथेसिस का रेट किसके बराबर होता है? रेस्पिरेशन की। ये मैंने कंपनसेशन पॉइंट आ जाता है यहाँ पे लाइट का। दूसरा अगर देखें अपन CO2 के लिए, CO2 की बात करें, जैसे एक तो C3 और एक C4, C3 प्लांट, एक C4 प्लांट। C3 प्लांट के लिए लें तो वो होगा 50 से 100 ppm। कितना होगा? 50 से 100 ppm। और C4 के लिए तो वो होगा 8 से 10 ppm। 50 से 100 ppm और 8 से 10 ppm। अगर एनवायरनमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन 50 to 100 ppm है तो कंपनसेशन पॉइंट आ जाता है। फोटोसिंथेसिस की रेट किसके बराबर हो जाती है? रेस्पिरेशन के। और यदि C4 प्लांट के लिए वो 8 से 10 ppm हो गई है CO2 की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में, तो वो भी क्या आ जाता है बच्चों? कंपनसेशन पॉइंट आ जाता है। यानी कि वहां भी फोटोसिंथेसिस का रेट किसके बराबर हो जाता है? रेस्पिरेशन के बराबर हो जाता है। ये था बच्चों आपका कंपनसेशन पॉइंट। अब देखो बच्चों, फैक्टर स्टार्ट करने से पहले अपन ने एक तो देखा कार्डिनल पॉइंट, फिर मिनिमम फैक्टर, लो ऑफ लिबिक्स, मिनिमम फैक्टर का, लो लिबिक का, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, और एक हमने देखा ये कंपनसेशन पॉइंट। अब कंपनसेशन पॉइंट जो है, इसके बाद बात आती है एक्सटर्नल फैक्टर्स की। इसके बाद जो बात आती है वो किसकी आती है? एक्सटर्नल फैक्टर्स की। एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो देखो बहुत सारे फैक्टर हैं, जिसमें सबसे पहले जिसकी हम स्टडी करेंगे वो होगा अपना लाइट। फर्स्ट जो अपना एक्सटर्नल फैक्टर होगा वो होगा अपना लाइट। तो देखो लाइट में क्या है? जनरली लाइट is not a limiting factor। जनरली लाइट जो है वो क्या नहीं होता? लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता।
जनरली लाइट इज नॉट ए लिमिटिंग फैक्टर, लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा। तो फिर जनरली नहीं होगा तो कब होगा? तो नॉर्मली देखो क्या देखा जाता है, जनरली का मतलब ऑलवेज नहीं हुआ बेटो, है ना। जनरली का मतलब क्या नहीं हुआ? ऑलवेज। अपने को नीट के हिसाब से ही तो ध्यान रखना है बस। जनरली बोला इस मीन्स कभी कभार ऐसा हो सकता है, तो कब हो सकता है वो कंडीशन के बारे में अपन पहले बात करते हैं। तो एक तो देखो, एक तो हो सकता है ऐसा क्लाउडी डे में, क्लाउडी डे जो होता है उस क्लाउडी डे में क्या हो जाता है, लाइट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। क्लाउडी डे में लाइट क्या हो जाता है, लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि क्लाउडी डे में सन जो होता है उसको कौन कवर कर लेता है, क्लाउड्स। तो फिर प्लांट्स को कंप्लीट सनलाइट नहीं मिलता, तो फिर क्या हो जाता है, ये आपका लिमिटिंग हो जाता है। दूसरा कैनोपी स्ट्रक्चर, क्लाउडी डे और कैनोपी स्ट्रक्चर। फॉरेस्ट में जो कैनोपी बनता है उसमें लाइट क्या हो जाता है, लिमिटिंग हो जाता है। जैसे देखो कैनोपी में क्या होता है, जैसे आप फॉरेस्ट में जाते हो तो वहाँ क्या होता है, टॉल ट्रीज जो हैं वो स्मॉल ट्रीज को और स्मॉल प्लांट्स को कवर्ड रखते हैं, उनकी लार्ज लीव्स होती हैं, तो छोटे वाले प्लांट्स जो है उनको कंप्लीट लाइट नहीं मिलती, इसलिए उनके लिए लाइट क्या हो जाती है, लिमिटिंग हो जाती है। टॉल ट्रीज है उनको तो मिल रही है, लेकिन वो लाइट को नीचे ज़्यादा नहीं जाने देते, इसलिए उनमें लाइट क्या हो जाती है, लिमिटिंग हो जाती है। फिर बात करें लाइट के लिए, तो लाइट के लिए एक तो होते हैं हेलियोफाइट्स और एक होते हैं सीओफाइट्स। ये दो टाइप के प्लांट होते हैं, हेलियोफाइट्स और सीओफाइट्स। हेलियोफाइट्स जो है ये है लाइट लविंग प्लांट्स, लाइट लविंग प्लांट्स, और ये हैं शैडो लविंग प्लांट्स। लाइट लविंग प्लांट्स और शैडो लविंग प्लांट्स। तो ये शैडो लविंग प्लांट्स जो होते हैं इनमें लार्ज फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है। इनमें क्या होती है बच्चों, लार्ज फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है। फोटोसिंथेटिक यूनिट से मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, शैडो लिविंग प्लांट्स जो है उनको लाइट क्या मिलती है, कम मिलती है, तो उनको जितनी भी लाइट मिलती है उस लाइट को यूज करके वो CO2 को ग्लूकोज में फिक्स करते हैं। जनरली यही कहेंगे ना बच्चों, सोलर एनर्जी आई उसको किस में कन्वर्ट किया, ATP NADPH2 में, और उसका यूज किस में हुआ, CO2 को ग्लूकोज में फिक्स करने में। तो आप डायरेक्टली ये कह दीजिए ना कि लाइट को यूज कर रहे हैं किस लिए, CO2 को ग्लूकोज में फिक्स है। तो ये प्लांट्स जो हैं इनमें क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, उसको जितनी भी लाइट मिलती है उस कंप्लीट लाइट को वो यूटिलाइज करता है CO2 को फिक्स करने में, क्योंकि उनको लाइट ऑलरेडी क्या मिल रही है, कम मिल रही है, इसलिए जितनी भी मिलेगी उसको पूरी को वो किस में कन्वर्ट कर देंगे, CO2 को फिक्स करने में यूज कर लेंगे, ये कहेंगे। तो बच्चों देखो आज का लेक्चर जो अपन यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइट को डिटेल में लेंगे, जिसमें देखेंगे कि हाउ क्वालिटी ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसकी आगे फैक्टर्स की बात करें। थैंक यू।